बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 3.3। इसमें आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स के साथ। इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेथड हमें यहाँ पे गिवन है वो क्रैमर्स रूल से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं क्रैमर रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे अच्छा जी, तो अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। सबसे पहले 2 -1 और 1, x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, x3 का, ये ऑर्डर के साथ लिखने राइट। लाइकवाइज सेकंड इक्वेशन में आ जाए 4 2 3 एंड देन 3 -4 और -1 और x1 x2 का यहाँ से अलग एक मैट्रिक्स जनरेट करें। ये आ गया x3 इज इक्वल टू, और ये वाला सोल्यूशन कॉलम है, दिस इज सोल्यूशन कॉलम, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको लेबल करना है। ax इज इक्वल टू व्हाट, b। तो a को हम यहां से आइसोलेट करेंगे। a आपके पास क्या है, a इज 2 -1 1 4 2 3 एंड 3 -4 -1। तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आपने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। और आफ्टर दैट आपने ये किया कि तमाम मैट्रिसेस को क्या कर दिया, लेबल कर दिया राइट। अब ये आपके पास हमने लेबलिंग के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले देखें, आपको जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उनकी आपने मैट्रिक्स नोटेशन लिखनी है। आफ्टर दैट आप लेबल करेंगे और अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज क्वाइट सिंपल मेथड। ये देखें 2 जब लेंगे ना तो 2 की रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो है उनको यहाँ पे लिखेंगे -4 -1, फिर माइनस, ये फार्मूले का अल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो अब ये आपके पास माइनस इंटू -1 आ गया। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो यह आ जाएगा 4 3। देखें जो एलिमेंट बाहर ले रहे हैं ना उसकी रो और कॉलम का कोई एलिमेंट भी यहाँ पे आपने नहीं लिखना, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आपने लिखने। +1, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 3 -4, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि 2 × -2 + 4 3 = 12 +1 -4 -9 एंड प्लस -16 -6, ये आ गया। तो 12 में से 2 के 10 2 = 20 आ गया। ये आ जाएगा आपके पास -13 और -22। इन सब को ऐड सेपरेट करेंगे तो ये -2, तो ये -11 आ जाएगा राइट। ये देखें 22 और ये -2 बचेगा, -2 इसमें ऐड होगा तो ये -15 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, -15 राइट। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आपने क्या करना है, क्रैमर्स रूल का मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्रैमर रूल में अब इसके बाद डायरेक्टली x1 x2 x3 की वैल्यूज हम कंप्यूट करेंगे। तो x1 की वैल्यू कैसे आएगी, इसको देख लें। इसको हम लिखते हैं d1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब आपने करना कुछ इस तरह से है, d1 को कैसे फिलअप करना है, लेट्स सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देख लें जरा, ये आपके पास d1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, -15। अब d1 को कैसे फिल करेंगे, d1 के लिए ना a का ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ दें राइट। ये देखें इस फर्स्ट कॉलम को मैं छोड़ देता हूं, बाकी दो कॉलम्स को अपनी जगह पे एज इट इज लिखता हूं। -1 2 -4 और ये आ गया 1 3 -1 राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड और थर्ड कॉलम को हमने लिखा। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे आप ये सॉल्यूशन यानी बी वाला जो कॉलम है इसको इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये 5 8 3। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, x1 के केस में x1 फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसके अगेंस्ट फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ा, बाकी दो कॉलम्स को एज इट इज लिखा। इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये बी वाला कॉलम एज इट इज आ गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो 5 2 -4 3 -1 -1 8 3 3 -1 +1 8 3 2 -4 डिवाइडेड बाय -15 आ गया। अब यह आ जाएगा 5 -2 + 12 +1 -8 -9 और ये आ गया -32 -6 राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास -15।
तो इसके बाद 12 माइनस 2 गए बाकी कितने बजे 10, 10 5 जा कितना हो जाएगा 50 प्लस ये आ गया माइनस 15 17 माइनस के साथ और ये आ गया 38 राइट डिवाइडेड बाय माइनस 15। अब इनको प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 55 5 माइनस 5 बाय माइनस 15 आ गया तो इट इज़ 1/3 तो ये x1 की वैल्यू आ चुकी है। लाइकवाइज अब x2 हमने फाइंड करना है तो x2 के लिए क्या करेंगे x2 इज इक्वल टू d2 अवर डिटर्मिनेंट ऑफ a तो d2 लिखें। d2 के लिए आप क्या करेंगे सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे a का डिटर्मिनेंट एज इट इज आ गया राइट ये देखें आप। अब हमने क्या करना है सेकंड कॉलम को छोड़ देना है फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखें फर्स्ट कॉलम क्या है 2 4 3 और लास्ट कॉलम क्या है 1 3 माइनस 1। अब जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम हम इंसर्ट कर देंगे तो 5 8 3 आ गया। तो ये चेक कर लें ये जो सेकंड कॉलम था सेकंड कॉलम इसको हमने छोड़ा x2 सेकंड पोजीशन पे है तो इसका सेकंड कॉलम हमने छोड़ के इसकी जगह पे बी वाला कॉलम हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। तो अब 2 × 8 3 अब वही एक्सपेंशन का मेथड है पहले 2 लेंगे तो इसकी रोर कॉलम छोड़ देंगे फिर -5 लेंगे 5 की रोर कॉलम छोड़ के एक्सपेंशन करेंगे 3 - 1 देन +1 तो ये आ जाएगा 4 8 3 3 राइट तो ये अब आपके पास आ जाएगा 5। तो नाउ लेट्स सी -8 -9 -5 -4 -9 +12 -24 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आपके पास आ गया 17 और 17 2 34 आ जाएगा 65 आ गया प्लस के साथ एंड -12 आ गया डिवाइडेड बाय 5। अब इनको आप प्लस माइनस कर लें सॉरी ये -15 है दिस इज मिस्टेकनली टेकन एज 5 ये -15 है -15। तो अब इसके बाद आपके पास ये x3 की वैल्यू आ जाएगी -12 और ये इनको अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 6 56 65 -15 तो इट इज़ 9 बाय -15 तो x3 इज इक्वल टू -3/5 राइट। तो ये आपके पास x3 की वैल्यू भी आ गई सॉरी x2 की वैल्यू आई अभी तक दिस इज व्हाट x2 ये x2 आ गया। अब लाइकवाइज x3 जब आप फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास वही प्रोसीजर है d3 अवर डिटर्मिनेंट ऑफ a तो d3 के लिए अब आपने क्या करना है थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। d3 के लिए थर्ड कॉलम को आप क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे दिस कॉलम विल बी लेफ्ट आउट इसको छोड़ देना है आपने और पहले दो कॉलम्स को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट 2 कॉलम्स को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे 2 4 3 -1 2 एंड दिस इज -4 और अब ये 5 8 और 3 ये आ जाएगा। अब a का डिटर्मिनेंट कितना होगा दैट इज -15 a का डिटर्मिनेंट आ गया 15। अब इसको एक्सपेंड करें 2 - 4 8 3 -1 4 3 8 3 एंड द लास्ट वन इज +5 ये आ जाएगा 4 3 2 -4 डिवाइडेड बाय -15। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सॉल्यूशन सेट में आपने किस तरीके से लिखना है इन वैल्यूज़ को पहले ये करली ब्रैकेट फिर ये स्मॉल ब्रैकेट x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू एंड जो भी x3 की वैल्यू है वो लिख के तो ये आपने विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये लिखना है। ये ऑर्डर्ड टपल्स कहते हैं इनको इस शक्ल में आपने लिखना है इसका जो है ना सॉल्यूशन सेट। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से क्रैमर रूल से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर जाएंगे लेबलिंग करेंगे a का डिटर्मिनेंट लेके x1 के लिए पहला कॉलम छोड़ेंगे x2 के लिए दूसरा कॉलम छोड़ के b वाला कॉलम वहाँ पे फिट करेंगे x3 के लिए तीसरा कॉलम छोड़ के उसकी जगह पे b वाला कॉलम फिट करेंगे डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड करके आपके पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी अब ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसको आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 - 2 1 3 1 -2 यहाँ पे x नहीं है तो 0 × x हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 × x 0 हो जाएगा तो 0 1 -1 राइट। तो अगर कोफिशिएंट अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसकी जगह पे आपने 0 लिखना है तो यह आ जाएगा x y z और ये आ गया -1 4 1
अब आप इसको क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे इसकी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू बिल्कुल उसी तरह A1 है -2, आपने इनको नाम देना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, या आपने अलग अलग करके लिखने। एक्स इज व्हाट, यहाँ पे है एक्स वाई जी, तो सॉल्व करने का मीनिंग यह है कि एक्स वाई जी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए का डिटर्मिनेट लें, ए का डिटर्मिनेट क्या आएगा, 1 1 1 -2 -1, ये डिटर्मिनेट देखें, पहला 1 लेंगे ना तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और -2 जब लेंगे तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं आपने वो लिखना है, 3 0 -2 -1, फिर +1, और ये आ जाएगा 3 1 0 1, ये आ गया। अब ये आ जाएगा -1 +2 इंटू -3 -0 +3 -0, तो यह आ जाएगा 1 -6 +3, तो ये 4 -2 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -2। अब ए के डिटर्मिनेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या काम होगा, ए का इन्वर्स फाइंड करना है। देखें यहाँ पे हम इन्वर्स फाइंड किया करेंगे जब भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम लगाएंगे, तो एट दैट मोमेंट वी मस्ट हैव टू डिटरमिन ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेट मस्ट नॉट बी 0। अगर डिटर्मिनेट 0 आ गया तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर को आप सॉल्व कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 आ गया तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसके बाद हमने फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या है, इन्वर्स का फार्मूला यूँ कह लें कि लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट के इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए काफ़ी लेंथी है, इसमें प्लस माइनस फिर प्लस, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इनको फिल कैसे करेंगे, और ये होल ट्रांसपोज बी आएगा। अब इनको फिल करने का जो प्रोसीजर है वो देखिएगा, हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को फिल अप करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट से पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले की रो और कॉलम को आप ना छोड़ दें, अल्टरनेट प्लस माइनस आपने लगाना है। अब ये 1 की जो रो है इसको भी छोड़ दें, कॉलम को भी, 1 1 -2 -1, इनको आप क्या करेंगे, इस जगह पे लिख देंगे। तो ये 1 1 -2 -1 आ गया। अब आप मूव कर जाए नेक्स्ट वाले पे, राइट। अब आप यहाँ पे -2 पे आ जाए, तो -2 की रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो अब इसके कॉलम को भी छोड़ दें, रो को भी छोड़ दें, 3 0 -2 -1 ये लिखेंगे। यानी जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम का कोई एलिमेंट भी यहाँ पे आपने नहीं लिखना, राइट। ये आ गया। लाइकवाइज जब आप आएंगे 1 पे, तो 1 पे जब आप आएंगे तो इसकी भी कॉलम भी इसका छोड़ देंगे, रो भी, इसका रो और कॉलम छोड़े, 3 1 0 1, तो यह अब आ जाएगा 3 1 0 1 3 1 0 1, राइट। अब इसके बाद आप आ जाएं निचले सेकंड रो में। तो सेकंड रो में ये 3 है, इसका कॉलम भी छोड़ दें, इसकी रो भी छोड़ दें। देखिए इसका कॉलम और इसका रो जब आप छोड़ेंगे तो -2 1 1 -1 ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 1 1 -1, यानी जो एलिमेंट वहां पे ऑर्डर चेक करें, 4 नंबर पे इधर से 1 2 3 4 काउंट करके उसकी रो और कॉलम को छोड़ दें। इसी तरह अब नेक्स्ट है ये 5, तो इसके कॉलम को भी छोड़ दें, कॉलम को भी छोड़ दिया और इसकी रो को भी छोड़ दें। जब कॉलम और रो को इसके छोड़ेंगे तो आपके पास 1 1 0 -1 आ जाएगा। तो इट इज़ व्हाट 1 1 0 -1, ये कोफैक्टर मेथड है, इससे हम जॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, दैट इज -2। तो -2 की रो और कॉलम छोड़ दें। तो -2 की जब रो और कॉलम आप छोड़ेंगे तो यू विल गेट 1 -2 0 1 1 -2 0 -1, राइट। लाइकवाइज आप लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएं, ये
0 पे इसकी रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो जब इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो व्हाट वी गेट, -2 1 1 -2, फिर 1 पे आ जाए। अब 1 की रो और कॉलम छोड़ दें, 1 की रो छोड़ दें, 1 का कॉलम, तो 1 3 1 -2 आ गया, 1 3 1 3 1 -2 ये आ गया। एंड द लास्ट वन इज -1, द 9th एलिमेंट, ये आपके पास है, इसकी रो और इसका कॉलम आप क्या कर दें, छोड़ दें। तो जो ऑर्डर पे आप देखें, जिस पोजीशन पे आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उस पोजीशन पे जाएं और उस पोजीशन की जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसको आप ड्रॉप कर दें और बाकी वैल्यूज यहां पे आपने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यह आ जाएगा 1 -2 3 1, राइट। अब आपने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, तो यह आ जाएगा -1 + 2 माइनस इंटू -3 + 0, फिर आपके पास +3 - 0 का ट्रांसपोज, यह गया -2 1 = 2 -1, एंड दिस इज -1 + 0 -1 + 0, एंड दिस इज व्हाट 4 -1, एंड ये आ गया -2 -3 और +1 +6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके ट्रांसपोज लेंगे और आफ्टर दैट आपके पास इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। ये आ गया 1 + 3 3 -1 -1 +1 3, और ये आ गया 5 और दिस इज 7। तो ये इसका आप ट्रांसपोज अप्लाई करें तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे 1 3 3, इस रो को भी आप कॉलम बना दें -1 1 1 और 3 5 7, इसको आप क्या कर दें, कॉलम बना दें, राइट। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब आपने इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इनवर्स का फार्मूला इज क्वाइट सिंपल, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के नीचे एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 -1 3, और दिस इज 3 -1 5 एंड 3 1 7, और ए का डिटर्मिनेंट है -2। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे -1/2 1 -1 3 3 -1 5 3 1 7। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब आपने इक्वेशन 1 को अगेन लिखना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू -1/2, और ये आ गया 1 -1 3 3 -1 5 3 1 7, और b की वैल्यू आपने क्या लिखनी है, -1 4 1, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -4 + 3 1 = 3, और ये आ गया -3। ये रोज को ना कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी, तो ये आ जाएगा -3 -4 और +5, राइट। इसी तरह -3 +4 +7। तो अब प्लस माइनस करते हैं इनको और देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा -1/2, फर्स्ट वाला आ गया आपके पास, यू कैन सी ये -2 आ जाएगा, 3 और 4 7, ये भी -2 आ जाएगा, 4 और 7 11 होते हैं, 11 में से 3 माइनस करें 8 आ जाएगा। अब ये -2 को इन साइड जाके सबके नीचे डिवाइड कर दें और यहाँ पे x की ना वैल्यू x y z पुट कर दें। यहाँ पे x y z है तो x y z, वैसे x1 x2 x3 भी हो सकती है, 2 को अंदर डिवाइड करें तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यह आ जाएगा आपके पास x y z इज इक्वल टू 1 1 -4। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई और z की वैल्यू -4 आ गई। इनको सोल्यूशन सेट में लिखें 1 1 -4, ये ऑर्डर टप्पल की शक्ल में सोल्यूशन लिखना है, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको लाजमी बंद करके फिर करली ब्रैकेट्स में लिखना है। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। दैट इज व्हाट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, आपने जस्ट ये जितने भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनको एक मैट्रिक्स में लेना है। 1 -2 -2 -1 एंड ये आ गया 2 3 1 और ये 1 आ गया, 5 -4 -3 एंड 1। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट।
इसमें सोल्यूशन कॉलम को भी ये कंटेन करता है, यानी ये दो तरह की वैल्यूज़ को कंटेन करता है। एक कोफिशिएंट्स को कंटेन करेगा और ये जो सोल्यूशन कॉलम है इसको भी ये कंटेन करेगा। इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको हमने रिड्यूस करना है एचिलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। इसको रिड्यूस करके फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एचिलॉन फॉर्म क्या होती है? एचिलॉन फॉर्म ये होती है कि आपने डायगोनल में वंस बनाने होते हैं और उसके नीचे जीरो बनाने होते हैं। जैसे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखें, ये नीचे जीरो, पहला वन, इसके नीचे सारे जीरो, फिर डायगोनल में ये फर्स्ट वन, इसके नीचे जीरो, फिर इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये डायगोनल में वन। ये देखें, डायगोनल में हमने वन बनाने होते हैं और उनके नीचे सारे जीरो बनाने होते हैं। इधर जो मर्जी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपके पास जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म है ये, तो दिस इज कॉल्ड एचिलॉन फॉर्म। एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में आप क्या करेंगे? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हम ये करेंगे कि जस्ट डायगोनल में वन बनाएंगे और ऊपर नीचे दोनों जगहों पे आपने जीरोस बनाने हैं। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में क्या होगा? 1 0 0 3 और 0 1 0 1 और 0 0 1 2। ये देखें, इसमें क्या है? इसमें डायगोनल में वंस हैं और बाकी सारे के सारे क्या हैं? जीरो हैं। डायगोनल में वंस और बाकी सारे के सारे जीरो, इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कहेंगे। और ऐसी फॉर्म जिसमें सिर्फ डायगोनल में वन और नीचे जस्ट जीरो होंगे, इसको हम एचिलॉन फॉर्म कहेंगे। तो अब एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर आपने रो ऑपरेशन जस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन लगा के आपने जो डिजायर्ड फॉर्म है वो अचीव करनी है। तो इसमें जस्ट वन टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज हो सकती है, दैट इज रो ऑपरेशन। इसमें कॉलम ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। इसमें रोज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने डायगोनल में वन और उनके नीचे जीरो बनाने होते हैं। पहले आपने एक ऑर्डर सेट करना है। ऑर्डर क्या सेट करना है कि फर्स्ट प्लेस एलिमेंट को आपने वन बनाना है। अगर वन नहीं है तो सबसे पहले आप वन बना ले। वन बनाने के लिए आप रोज को माइनस कर सकते हैं आपस में, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी हो सकता है वन यहाँ पे हो तो आप इस रो को फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट्स की तरह यहाँ पे जब रोज को आप इंटरचेंज करेंगे तो बाहर कोई साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा। मीन डिटर्मिनेंट में क्या होता था, जब दो रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते थे तो बाहर एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें रोज को या कॉलम्स को आप इसमें जस्ट रो ऑपरेशन इज एप्लीकेबल। ये बात आप याद रखिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले आप रिस्ट्रिक्टेडली ये बात याद रखिएगा कि ओनली रो ऑपरेशन इज एप्लीकेबल। ओनली रो ऑपरेशन इज एप्लीकेबल। इसमें कॉलम ऑपरेशन का आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन, क्योंकि जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे ना तो देखें, हम इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर रहे हैं, मतलब ये x1 को x2 में हम ऐड कर रहे हैं। तो x1 और x2 तो ऐड नहीं हो सकते, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो ये फिर कॉलम्स को जब हम ऐड करते हैं तो बेसिकली ये डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड होके तो ये सिस्टम सारे का सारा क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज वाई हम कॉलम ऑपरेशन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रो ऑपरेशन देखें, x1 में ऐड हो सकता है, x1 में ऐड हो सकता है, x2 में। तो रो ऑपरेशन में चूंकि सिमिलर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे मेन स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कॉलम ऑपरेशन से ये सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रो ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? सबसे पहला एलिमेंट वन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कुदरती तौर पे वन है। अगर ना होता तो पहले हम रो ऑपरेशन लगा के इसको वन बना लेते, लेकिन ये बना हुआ है तो सो इट्स ओके, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, पहला एलिमेंट वन है। जब फर्स्ट एलिमेंट वन है तो इसके नीचे इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को हम बारी बारी क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो जिसको जीरो बनाना है, देखें इस रो को हम बाहर ले जाते हैं, किसको जीरो बनाना है उसके ऊपर आप जरा फोकस कर लें। ये आ गया। हमने इस टू को क्या करना है, जीरो बनाना है। इसके ऊपर वन, इस वन के नीचे, तो जिस वन के नीचे आप जीरो बना रहे हैं या ऊपर जीरो बना रहे हैं, आपने उसी रो को यूज करना है ऑपरेशन में। अब हम फर्स्ट रो को यूज करेंगे इस केस में भी और इस केस में भी, राइट। ये जीरोस बनाने के लिए देखिए, ये फर्स्ट टू है लेकिन ये वन है, तो फर्स्ट रो को हम टू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू रो वन, टू से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर एंड टू वन जा टू। तो फर्स्ट रो को हमने टू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 0, 4 और 3 7, 4 और 1 5 एंड 1 3 आ गया।
तो ये आपने सब्ट्रैक्शन की, इस ऑपरेशन को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे -2R1। तो फर्स्ट केस में आपने क्या किया, ये ऑपरेशन आपने यूज़ किया और जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, राइट। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को तो आपने यूज करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, 0 बनाते हैं 5 को। तो R3 को हम क्या करते हैं, आउटसाइड ले जाते हैं रफ में। ये रफ वर्क आप साथ कर लिए करें, 4 -1 -3 एंड 1, ये आ गया 5 -4 -3 1। तो अब ये 5 पहला एलिमेंट है, इसको हमने 0 बनाना है। इस एलिमेंट को, यानी ये डायगोनल, ये पहला एलिमेंट 1 है, इसके नीचे इसको भी 0 बनाना था, इसको भी 1 के नीचे 0 बना रहे हैं, उसमें ये 5 है, इसको 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो को 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो ये 5R1, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये अब आपने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 6 7 और ये आ गया 6, राइट। तो यू कैन सी के 0 6 7 6 ये आ गया। और इस ऑपरेशन को भी यहाँ पे मेंशन करें, R3 -5 R1। तो ये देखें, अब फर्स्ट एलिमेंट है, इसके नीचे दोनों 0 बन चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, कॉमन चीज़, कि हमने 0 बनाने के लिए दोनों रोज में 0 बनाने के लिए रो 1 को यूज़ किया, यानी जिस रो के 1 के नीचे 0 बना रहे हैं उसी रो को आपने प्लस माइनस के लिए, ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है, राइट। ये 1 लेकर आना है, 1 इसको लेकर आना है। तो 1 लेकर आने के लिए व्हाट वी डू ओवर हियर, हमें स्ट्रेट अवे नजर आ रहा है कि अगर इस 7 में 6 को, अब ये पहली रो डेड हो चुकी है हमारे लिए, अब पहली रो को दोबारा आप यूज नहीं करेंगे एचिलॉन फॉर्म के केस में। अब ये 1 के नीचे 0 बन गए, अब पहली रो हमारे लिए डेड। अब इन 2 रोज पे ही हम काम कर सकते हैं। तो अब इसको 1 बनाने के लिए ना हमने क्या करना है, इस रो को इसमें ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन से ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 1 आ जाएगा, 7 - 6 ये 1 आ गया, 5 - 7 -2 आ गया, और 3 - 6 यू कैन सी -3 आ गया। व्हाट वी डिड, ये आपने R2 - R3 किया, यहाँ पे R2 में से R3 को माइनस किया। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, यू कैन सी वेरी इजीली कि आपके पास ये डायगोनल में देखें 1 बन चुका है। अब इस 1 के नीचे इसको 0 बनाना है, हम एचिलॉन फॉर्म अभी कर रहे हैं। इस 1 के नीचे इसको 0 बनाना है। तो देखें, इस 1 के नीचे हमने 0 बनाना है। तो अब इस रो को हम यूज करके इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो इसको हमने 0 बनाना है, तो जिस रो में एलिमेंट को 0 बनाना है उस पूरी रो को उठा के आप बाहर ले जाए। देखें किस रो में है वो, उस रो को आपने बाहर रफ वर्क में लिखा R3, इस 6 की जगह पे 0 बनाना है। अब ये R2 वाली रो को ना 6 से मल्टीप्लाई करें। देखें 6 को हमने 0 बनाना है ना, और ये 1 है, तो जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसी से प्रीवियस रो को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 6R2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 6 1 = 6 -12 और -18, ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद। सेकंड रो को हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस आ गया, प्लस माइनस, ये साइन चेंज किए, तो ये अब माइनस करने के बाद 0 0, ये आ गया 19 और 18 और ये 24 आ गया, राइट। अब इसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे आप R लिखें, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज हो रहा है। ये रो इक्विवेलेंसी है इनमें, ये आ गया -1 0 1 -2 -3 और ये 0 0 19/24 एंड दिस इज व्हाट 24, राइट हो गया। सॉरी 1924 ये आ गया। तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इसको भी लिख लें, R3 - 6 R2। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज कि हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप ने हमने करना ये है कि ये जो 19 है इसको 1 लेकर आना है। अब जस्ट पिछली वाली रोज अब यूज नहीं हो सकती, दोनों डेड हो चुकी है हमारे लिए। जिस रो के 1 के नीचे 0 बन चुके होते हैं उस रो को अब दोबारा आपने यूज नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको अगेन लिखते हैं और 19 से डिवाइड कर देते हैं पूरी रो को। 19 से पूरी रो को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 19 से पूरी रो को डिवाइड कर दें तो व्हाट वी गेट, 19 को डिवाइड कर देंगे, पूरी रो से 19 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24/19। तो नाउ आप देख सकते हैं कि डायगोनल में क्या है, 1s हैं और 1 के नीचे 0s आ चुके हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड एचिलॉन फॉर्म। अगर एचिलॉन फॉर्म आपके पास आ गई है तो अब आप इससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम एचिलॉन फॉर्म वाला करेंगे और एक रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला।
तो ये एचिलॉन फॉर्म से आपके सामने हुआ है। इसमें अब आपने ना दोबारा इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। जब एचिलॉन फॉर्म बन जाए तो इसमें अब क्या होगा, x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1, x1 x2 इसके साथ x3 इज इक्वल टू -1। ये देखें x1 की जगह 0 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, x2 लिखेंगे, x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3। इसको 1 का इसको 2 का नाम दे दें। एंड लास्ट वन x1 भी नहीं लिखेंगे, x2 भी नहीं लिखेंगे, x3 लिखेंगे और x3 कितने के इक्वल है, 24/19। तो ये x3 की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप 2 में पुट करें, x2 की वैल्यू आ जाएगी। बैक सब्स्टिट्यूशन अब करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। 2 × 24/19 -3, तो ये आ गया x2 माइनस 48/19 इज इक्वल टू -3। तो x2 इज इक्वल टू 48/19 -3, ये 1 आ गया। तो x2 इज इक्वल टू 48 माइनस 57/19। तो x2 कितना आ गया, दिस इज -9/19, ये x2 आ गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज 1 में पुट करनी है। राइट, पुट x1 x2 इज इक्वल टू -9/19 और x3 इज इक्वल टू 24/19 इन 1, ये 1 में पुट करेंगे तो x1 -2 इंटू -9/19 -2 इंटू x3 की वैल्यू दैट इज 24/19 इज इक्वल टू -1। तो अब इसको सॉल्व कर लें, x1 प्लस 18/19 माइनस 48/19 इज इक्वल टू -1। तो 48 में से 19 माइनस करें तो यू विल गेट व्हाट, -30/19 इज इक्वल टू -1। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा 30/19 -1। तो x1 इज इक्वल टू 11/19, एलसीएम लेना है इसका, ये आ गया 11/19। तो अब सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट, इट इज 11/19। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, दैट इज -9/19 एंड x3 की वैल्यू कितनी आई है, 24/19। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपने देखा कि हमने सिस्टम को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया और उसके बाद हमने दोबारा से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो हमने देखा कि x3 की वैल्यू आ चुकी थी, उसको बैक सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो बाकी की वैल्यूज भी 1 बाय 1 आती जाएंगी। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे इसका, 1 2 1 2 2 1 2 -1 एंड 2 3 -1 9। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं दे पोजेस एग्जैक्ट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो काम अभी तक हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं या क्रैमर रूल यूज़ करते हैं या ये मेथड हमने यूज़ किया, तो जिन क्वेश्चंस पे हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं ये ऐसे लीनियर यू कह लें कि इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं कि जो यूनिक सॉल्यूशन पोजेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन उसी तरीके से हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले डायगोनल में 1, ये देखें डायगोनल में 1, इसके नीचे क्या करना है, दोनों को 0 बनाना है। तो अब जिनको 0 बनाना है ना उनकी रोज को आप क्या करें, आउटसाइड ले जाएं। राइट, तो ये आपने करना कुछ यूँ है कि R2 को पहले 0 बनाना है ना, ये देखें 1 बनाया है, अगर 1 ना होता तो पहले ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, इसको हमने क्या करना है, R2 को लेकर जाएंगे 2 1 2 -1, 2 से मल्टीप्लाई करें रो 1 को, 2R1 तो यह आ जाएगा 2 4 2 4, तो यह आ गया -0 -3 0 एंड -5, तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 0 -3 0 -5। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो यहाँ पे लिखें, R2 -2 R1। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो इसको आपने 0 बनाना है, तो थर्ड रो को हम रफ वर्क में ले जाते हैं, R3 2 3 -1 9। राइट, अब आपने करना ये है कि ये 2 है पहला एलिमेंट, तो ये 1 को आपने इस रो को 2 से, यानी जिस एलिमेंट को आपने 0 बनाना है ना उस एलिमेंट से, जिस रो के 1 के नीचे 0 बना रहे हैं उस रो से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये अब इनको माइनस करें तो यू विल गेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 एंड ये आ गया आपके पास -3 और 9 में से 4 के बाकी 5,
तो ये आ जाएगा 0 -1 -3 एंड व्हाट 5। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 लेकर आना है, डायगोनल में 1, तो अब ये 1 इस रो में पड़ा हुआ है, तो इन दोनों रोज को हम इंटरचेंज कर देते हैं और इसको ना माइनस से फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये देखिएगा, पहले 1 वाली रो को देखें, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये रो नीचे इसके पड़ी हुई है जिसमें 1 है, बना बनाया 1 है, तो इस रो को इंटरचेंज मारते हैं, 2 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -1 -3 5 एंड 0 -3 0 और -5 आ गया। तो हमने क्या किया, रो 2 3 को इंटरचेंज कर दिया, इससे क्या हुआ, यहाँ पे 1 बन गया। अब आपने माइनस से इस रो को मल्टीप्लाई भी करना है। अब अगले स्टेप में, मैं यहीं पे कर रहा हूँ लेकिन आपने अलग से स्टेप में करना है, -R2, तो ये +1 +3 और -5 आ जाएगा, राइट। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसके बाद का जो काम है वो थोड़ा सा ऐसा है कि ये 1 है ना, अब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है। ये 1 है, अब इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनाना है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। तो पहले इसके ऊपर ये 2 है, इसको 0 बनाते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम R1 लिखेंगे, अब R1 1 2 1 2, ये अब देखें इस 2 को आपने क्या करना है, 0 बनाना है और इस 1 के ऊपर ये 0 है, यानी सेकंड रो में 1 है उसके ऊपर, तो इस एलिमेंट को इस सेकंड रो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 2R2 करें तो ये 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 आ जाएगा, राइट। अब ये माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज करने, 1 0 -5 और ये आ गया 12। तो अब यहां पे लिखें 1 0 -5 एंड 12, राइट। और ऑपरेशन भी साथ लिखें, R1 में हमने क्या किया, 2 रो 2 किया। अब सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसके 1 के ऊपर नीचे 0 बना रहे हैं, तो इस रो को हम एज इट इज लिखेंगे। अब इस 3 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो R3 को अब रफ वर्क में ले जाएं, तो R3 को जब रफ वर्क में लेकर जाएंगे 0 -3 0 -5, राइट। अब आपने इसको क्या करना है, 0 बनाना है, तो -3 को, तो अब इस रो को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3R2 0, 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15, तो ये आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में ऐड करना पड़ेगा तब ये 0 आएगा, 9 और ये आ गया -20। तो अब आप यहां पे लिखेंगे 0 0 9 और दिस इज व्हाट 20, इज इट। अब आपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है और इसके ऊपर 0 बनाना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे काम करेंगे। तो अभी आपके पास लास्ट कुछ स्टेप्स रह गए, इसको मैं एक दफ़ा फिर लिखता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट नए पेज पे जाने के लिए और गलती से बचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपको बार बार ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने पेपर पे एक ही दफ़ा लिखना है और केयरफुली लिखना है मिस्टेक से, ताकि आप बचे रहें। ये आ गया। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको ना 1 बनाने लगे। अब लास्ट 1 बनाने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। 9 से आप क्या कर दें, पूरी रो को डिवाइड कर दें। तो ये अब हम करेंगे R3 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9 9 1 हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए पहले R1 है, इसको हम बाहर ले जाएंगे, 1 0 -5 12, और अब ये देखें पहला 5 है ना जिसको 0, इस 1 के ऊपर इस 5 को 0 बनाना है। तो इस थर्ड रो को अब हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो को 5 से, 0 0 5 और 5 20 100 बाय 9 आ गया। तो अब इन्हें ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस करें आप, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 0 5 -5 0 हो गया। तो ये अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 12 9 108 आएगा, 10, तो ये 208 बाय 9 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे 100 100 208 बाय 9। अब इसी तरह ये जो 3 है ना, इसको भी 0 बनाना है और ये ऑपरेशन बाय मेंशन करें, R1 + 5 R3। तो बड़ा सीक्वेंसली आपने मूव करना है, तो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ऑर्डर हमने फॉलो किया है, इसी ऑर्डर की आपने अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, तो देन यू विल बेटर बी एबल टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, R2 लिखनी है। R2, इस 3 को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो अब R2 यहां पे बाहर लिखेंगे, 0 1 3 -5। तो अब ये 3 है ना, इसको हमने 0 बनाना है। थर्ड रो, इस 1 के ऊपर 3 0 बनाना है, यानी थर्ड रो का जो 1 है उसके ऊपर 0 बनाना है। तो थर्ड रो को, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, उससे आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 0 0 3
एंड 60/9। अब इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे आप तो ये पहला 0 ही आ जाएगा 1, ये 3 3 काट के 0 आ गया। 9 5 ज़ा 45, 45 95 आ गया। सॉरी ये 105 आएगा, 105/9 माइनस के साथ। ठीक है, तो अब आप सेकंड रो को पहले एज इट इज नहीं, सॉरी ये रिजल्ट लिखना है 0 -105/9 और लास्ट रो एज इट इज आ जाएगी। तो ये अब देखें आपके पास रिक्वायर्ड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ गई है। इस फॉर्म को क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, कि इसमें डायगोनल में 1 और ऊपर नीचे दोनों जगहों पे आपने क्या करने, 0 बनाने हैं। तो अब आपके पास ये 0 बन चुके हैं। अब इसमें स्ट्रेट अवे फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी ये x1 की, x की होगी, यहाँ पे XYZ है, अगर x1 होता तो उसकी होती। सेकंड वाली वैल्यू x2 की, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट आप वैल्यूज आ जाएंगी, कोई आपको बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। x3 की वैल्यू आ जाएगी 20/9, राइट। तो ये अब सोल्यूशन सेट में इन तीनों वैल्यूज को आप लिख दें तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अब ये आपके सामने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें देखें इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू 0, यानी ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, राइट। या इसमें x + 2y - 2z ये भी 0 के इक्वल। तो इस तरह की जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं इनको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। x की पावर 1, y की 1, z की 1, यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की पावर 1 1 1 है और x y z आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी जब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, यानी वेरिएबल्स राइट के सम को जब हम इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। और इसमें तमाम टर्म्स की डिग्री सेम और 1 है, तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से सिस्टम डेवलप होता है उसका एक सॉल्यूशन कंफर्म होता है जो कि विदाउट सॉल्विंग या विदाउट इवैल्यूएटिंग हम जो है ना यूँ कह लें कि जज कर सकते हैं, दैट इज़ 0 0 0। ये एक इसका सॉल्यूशन सेट है, राइट। 0 0 0। अगर आप x को 0, y को 0, z को 0 यहाँ पे पुट करें तो 0 0 0 0 + 0 = 0, 0 + 0 0। ये तीनों इक्वेशंस को ये वाला सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इस सॉल्यूशन को इवैल्यूएट किए बगैर ही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जज कर सकते हैं बाय कीपिंग इन माइंड द सिस्टम। तो यहाँ पे x 0, y 0, z 0 अगर आप पुट करें तो ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब अगर ये सॉल्यूशन सेट पुट करें x y z की जगह पे ये 0 0 पुट करें तो लेफ्ट राइट साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। दिस इज व्हाट, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, आपके बिल्कुल सामने है कि विदाउट इवैल्यूएटिंग आप क्या कर लें, इस सॉल्यूशन को आप जज कर सकते हैं। तो कोई भी जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होगा, चाहे 3 है, 10 है, 15, अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस भी हैं तो उनका एक सॉल्यूशन विदाउट इवैल्यूएशन आप जो है ना यूँ कह लें कि जज कर सकते हैं, दैट इज 0 0 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब हमने इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व नहीं करना, हमने इसे सॉल्व करना है नॉन यूनिक सॉल्यूशंस के लिए या आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस के लिए, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन जब इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया जाए कि जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, राइट, एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। एग्जैक्ट सॉल्यूशन या यूं कह लें एग्जैक्ट को इन टर्म्स ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन पोजेस नहीं कर रहा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो दैट इज डन, इट्स ओके। अब हम क्या करते हैं, अब इसे इवैल्यूएट करेंगे फॉर आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस। तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन के एग्जिस्ट करने की कुछ कंडीशंस हैं, उनको हमने माइंड में रखना है। आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करता है किसी भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, इसके लिए हमने आज कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले आप इसे ना मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट। मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के हवाले से बात करूंगा कि इसको सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं
कि इस पूरे को ना हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये आपके पास आ गया एक्स वाई जी एंड द सॉल्यूशन कॉलम इज 0 0 0, राइट हो गया। अब अगली बात जरा समझनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने ये कहा कि हम आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इसको हम जरा यहां पे नोट कर लेते हैं। आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, मैं इसको अगर लेबल करूं तो इसको हम ऐसे लेबल करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ओ, ये नल मैट्रिक्स है, इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो इसको जनरली हम ऐसे लिखेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू ओ, arbitrary solution of a system of homogeneous linear equations ax is equal to o exists if a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है अगर, राइट। तो ये आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन किसी भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का उस वक्त एग्जिस्ट करेगा कि जब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, यानी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से बनने वाला जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल होगा तो देन ही इसके आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज इसके आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखते हुए आगे प्रोसीड करना है। तो अब इसका जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेकर उसे एचिलॉन फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे तो उसमें लास्ट रो कंप्लीटली 0 0 आनी चाहिए। आई बात की समझ के नहीं, इसका क्या मतलब है, इसको जरा हम दूसरे मीनिंग में लें तो आई ई लास्ट रो ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स reduced in echelon form last row of augmented matrix reduce matrix last row of augmented matrix reduced in echelon form must be 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है, all entries of last row must be zeros। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम इसे एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट रो कंप्लीटली 0 0 0 0 कंटेन करेगी। अगर कोई और एलिमेंट कंटेन करगी, नॉन जीरो एलिमेंट, तो देन हम कहेंगे कि इसका आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इन बातों को जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको माइंड में रखते हुए इसका सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, राइट। दैट इज नथिंग बट हमने क्या कर देना है, ये 0 वाले को इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जोड़ देना है। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, 5 4 8 एंड दिस इज व्हाट 0। तो ये आपके पास क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब आपने इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी रिड्यूस टू एचिलॉन फॉर्म। तो इसके लिए वही रो ऑपरेशन है। देखें पहला 1, ये यूँ कह लें कि बाय लक हमें पहला 1 मिल गया। अगर 1 ना होता तो पहले हम इसको 1 में कन्वर्ट करते। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को और 5 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो R2 को हम आउटसाइड ले जाते हैं, 2 1 5 0। देखें अब हमने इस फर्स्ट 1 के नीचे जो 2 और 5 है इसको 0 बनाना है। तो अब जिसको 0 बनाना है वो 2 है, तो पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस रो के 1 के नीचे 0 बना रहे होते हैं उस रो को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे हमें 0 बनाना होता है। तो 2 2 ज़ा 4 -4 और ये 0 आ गया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो यह आ जाएगा R2 - 2 रो 1, तो ये 0 -3 और 5 और 4 9 और ये 0 आ गया, राइट। तो इट्स क्वाइट सिंपल टू मेक दिस स्टेप। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -2 0 एंड दिस इज व्हाट 0 -3 9 और 0। अब आपने क्या करना है, 5 को भी 0 बनाना है। 1 के नीचे दोनों एंट्रीज को 0 बनाना है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट। अब R3 को हम आउटसाइड ले जाते हैं, 5 4 8 0।
ये R3 को हम बाहर ले गए। अब ये 5 है फर्स्ट एलिमेंट जिसको 0 बनना है, तो फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5R1, तो दिस इज 5, 10 माइनस 10 एंड 0। अब इनको माइनस करें तो ये आ जाएगा 0 माइनस 6 और 18 0। तो वी कैन राइट ओवर हेयर -6 18 एंड 0। अब आप देखें यहाँ पे हमने 1 लेकर आना है, राइट। तो अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, -3 से ना डिवाइड कर देते हैं। ये पहले ऑपरेशन मेंशन करें यहाँ पे 5R1। तो अब आपने करना कुछ यूं है कि इसको ना 1 2 -2 0 0 1 -3 0 0 1 -3 0। व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे R2 को ना -3 से डिवाइड किया है और R3 को -6 से, बिकॉज इस पूरी रो को 6 डिवाइड कर रहा है और इसको -3 डिवाइड कर रहा है। तो -3 और -6 से दोनों रोज को 1 बाय 1 डिवाइड कर दिया, तो यह अब आ गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें डायगोनल में 1 बनाने, लाइक प्रीवियस एलिमेंट्स डायगोनल में 1 बनाने और 1 के नीचे जीरोस बनाने हैं। तो अब इस 1 के नीचे इसको 0 बनाने, ये ऑलरेडी 1 है, इसको बाहर ले जाते हैं। R3 को आप आउटसाइड लिखें, 1 -3 0 और इसके नीचे R2 लिखें, दैट इज 0 1 -3 0। तो ये आ गया आपके पास। तो ये आपने माइनस कर दिए इनको भी, तो 0 0 0 0। तो यू कैन सी कि ये लास्ट रो परफेक्टली क्या होगी है, 0 के इक्वल आ चुकी है। तो नाउ इट्स मीन हमारा सिस्टम आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन पोजेस करेगा। अगर ये 0 ना आती तो देन हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 0 0। तो दीज ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो ऑपरेशन हमने क्या लगाया, R3 माइनस R2। तो ये देख लें, अब लास्ट एलिमेंट्स जो हैं, लास्ट रो के तमाम एलिमेंट्स 0 0 0 आ चुके हैं। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस था। तो इसके सॉल्यूशंस की एग्जिस्टेंस को हमने डिस्कस किया था कि इसका जो आर्बिट्रेरी ट्रिवियल सॉल्यूशन तो 0 0 है, उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस हैं, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, दे पोजेस सो मेनी सॉल्यूशंस। तो अब वो जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए कंडीशन क्या है, विच इज दिस इज द कंडीशन कि उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। एंड सेकेंडली इसी को अगर हम एलैबोरेट करें तो जो एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल आएगी, उसमें लास्ट रो कंप्लीटली 0 0 0 होनी चाहिए। अब हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दोबारा कन्वर्ट करेंगे। तो ये x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा y - 3z इज इक्वल टू 0। अब लास्ट तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पे आप किसी एक अननोन की वैल्यू को ना आर्बिट्रेरीली एज्यूम करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू t, और t के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल बता दें कि t इज आर्बिट्रेरी। t इज व्हाट, आर्बिट्रेरी। तो t आर्बिट्रेरी है। अब इसको 2 में पुट करें, पुट इन 2, और बाकी वैल्यूज भी इन टर्म्स ऑफ t आपने क्या करनी है, डिटरमिन करनी है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, ये 3t आ गया y की वैल्यू, तो ये z की वैल्यू हमने t एज्यूम की, y की वैल्यू 3t आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज आपने 1 में पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 3t, z इज इक्वल टू t इन 1 में इनको पुट करें तो x + 2t x + 2 इंटू 3t, और z की जगह पे t पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये x + 6t - 2t इज इक्वल टू 0। तो x + 4t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4t। तो सॉल्यूशन सेट अब क्या लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे, इट इज x की वैल्यू -4t, y की वैल्यू आपके पास 3t है, और z की वैल्यू आपके पास t आ गई। तो t आपके पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी है। तो आपने इसका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशन के हवाले से जो कंडीशंस हैं वो अपने जहन में रखनी है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और उसके लिए प्रोसीजर एंड रूल इज डिस्कस्ड ओवर हियर। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो ये कहते हैं कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए लेमडा की जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे रख लें, ये मतलब सेटिस्फाई करेगी इसको, लेमडा जो मर्जी ले लें। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन x0 y0 z0। जब x y z 0 रखेंगे तो देखें 0 0 0 इंटू समथिंग 0,
तो ये 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। लेमडा जो मर्जी ले लें, तो जब ट्रिवियल सोल्यूशन है वो लेमडा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन हमने फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या करनी है, लेमडा की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो लेट्स सी के कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस लेमडा 1 2 माइनस 2, और ये आ गया x y z, और दिस वन इज व्हाट 0 0 0। अब इसको आप लेबल कर दें बेशक ax इक्वल टू o। अब ज़रा देखिएगा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या करेंगे। अभी हमने केस बताया था कि a का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 के इक्वल रखेंगे, राइट। तो a के डिटर्मिनेंट को आप 0 से कंपेयर करें। 2 1 माइनस लेमडा 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ओपन करें और यहाँ से लेमडा को अलग कर लें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। तो दिस इज द वे टू गेट लेमडा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो यह अब आ जाएगा -2 + 2 लेमडा -1 -4 प्लस लेमडा, और ये आ गया 4 - 1 इज इक्वल टू 0। तो -2 + 2 लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि 2 लेमडा में से 1 लेमडा माइनस करें, लेमडा आ जाएगा, राइट। 4 और 3 7 में से 2 गए तो 5 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू -5 आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, लेमडा को सब्स्टिट्यूट करना है लेमडा की जगह पे, और इसको फिर नए सिरे से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। हेंस सिस्टम बिकम्स, अब लेमडा की जगह लेमडा की वैल्यू -5 पुट करें और ये सिस्टम को रीराइट करें। x + y + z इज इक्वल टू 0, 2x + y + 5z इज इक्वल टू 0, और x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें, डायरेक्टली लिखें, और इसके बाद आप इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें। 1 1 1 0, 2 1 5 0, 1 2 -2, एंड दिस इज व्हाट 0। अब आप इस पे एचिलॉन फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद x y z की वैल्यूज़ आर्बिट्रेरी डिटरमिन कर लेंगे। तो सबसे पहले सेकंड रो को हम ले जाते हैं एज यूजुअल 2 1 5 0। 2 को रो 1 के नीचे, देखें इस 1 के नीचे 0 बना रहे हैं ना, तो अब रो 1 को 2 से, जिस रो के 1 के नीचे 0 बनाना होता है उसी रो से मल्टीप्लाई करते हैं जिस एलिमेंट को 0 बनाना होता है उसके साथ, इफ दैट इज नॉट 1। तो यह आ जाएगा 2 1 = 2 0, ये तीनों 2 2 2 आ जाएंगे, माइनस करें इनको, तो यह आ जाएगा 0 -1 और 3 0, 1 1 1 0, एंड इट इज 0 -1 3 0। अब इसको माइनस करें, इसमें 0 2 - 1 1 -2 -1 -3, एंड दिस इज व्हाट, ये डायरेक्ट हमने कर दिया, R2 - 2 रो 1 और R3 - R1, ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना आपने इस 1 के नीचे इसको 0 बनाना है, तो अब 0 बनाने के लिए इन रोज को ऐड कर दें, राइट। 1 1 1 0, 0 -1 3 0, दिया गया 0 0 0 0, राइट। हमने क्या किया, R3 + R2 कर दिया। अब आपने करना ये है कि जो सेकंड रो है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, सो वी गेट द ऑप्टिमम केस। तो 0 1 -3 0 0 0 0 0, ये आ गया, -R2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखें डायगोनल में 1 है, उनके नीचे 0 हैं, तो डायगोनल में 1 उसके नीचे 0, तो दैट इज एचिलॉन फॉर्म। तो जब एचिलॉन फॉर्म आ जाए, इस केस में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में ये लास्ट रो पूरी 0 होनी चाहिए, तो इट्स मीन आपने ऑपरेशंस ठीक अप्लाई किए हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो आप समझें कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या जो गिवन सिस्टम है उसमें कोई मिस्टेक है। तो अब इसको ना आप कन्वर्ट करेंगे, x + y + z इज इक्वल टू 0, x 1 के साथ प्लस y 1 के साथ z के साथ 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट y - 3z इज इक्वल टू 0, एंड लेट
z इज इक्वल टू टी और t इज आर्बिट्रेरी। ये t को हमने क्या एज्यूम कर लिया, आर्बिट्रेरी एज्यूम कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करें 2 में पहले पुट इन टू, तो y माइनस 3t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3t। ये y की वैल्यू आ गई, z की ऑलरेडी हमने एज्यूम कर ली है। अब ये दोनों वैल्यूज को आप किस में पुट करें, इक्वेशन 1 में, t इन 1 में पुट करें तो ये x प्लस y की जगह 3t, y की जगह 3t और z की जगह पे t लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये कुल मिला के x इज इक्वल टू माइनस 4t आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इज व्हाट, माइनस 4t, y की वैल्यू 3t, z की वैल्यू t, एंड ये आपके पास रिक्वायर्ड आ गया। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास विच इज़ नॉट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ जस्ट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमने नॉन यूनिक सोल्यूशन के लिए इवेल्युएट करना है, यानी लेमडा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये सिस्टम क्या करे, नॉन यूनिक सोल्यूशन पोजेस करे। अगर तो ये यूनिक सोल्यूशन पोजेस कर जाता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन हमने इसको इवेल्युएट करना है फॉर नॉन यूनिक सोल्यूशन। तो ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चूँकि आपके पास होमोजीनियस नहीं है तो सो यहाँ पे दो कंडीशंस एंड पे जाके बनेंगी। हम इसको जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर, इसमें डिटर्मिनेंट वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। इस तरह का जो सिस्टम होता है ना, उसके डिटर्मिनेंट का ज़ीरो होना सफिशिएंट नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन यूनिक सोल्यूशन, राइट। इस तरह का जो सिस्टम है उसके डिटर्मिनेंट का ज़ीरो होना मतलब यूँ कह लें कि फुल फ्लैज कंडीशन नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन यूनिक सोल्यूशन। तो अब फिर एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है तो देन इसका जो नॉन यूनिक सोल्यूशन है उसकी पोजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसका डिटर्मिनेंट खाली ज़ीरो हो। डिटर्मिनेंट के साथ साथ हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी चेक करना होता है कि वो रैंक कहीं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो कर दें, यानी इस सिस्टम का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे में ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इट डज नॉट पोजेस एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो मैं इसको इन जनरल लिखता हूँ, ज़रा देखें। इसको जब हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस जी, 1 2 3 4 1 2 एंड दिस इज लेमडा -2 ये आ गया आपके पास x1 x2 x3 एंड दिस इज व्हाट 2 11 एंड 16। इसको अगर आप लेबल करें ax इज इक्वल टू b तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ये लिख सकते हैं ax प्लस b, ठीक है। तो इसमें अब थोड़े से केसेस जो बनते हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास है कि ax इज इक्वल टू b possess unique solution if a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें अच्छा एक और बात याद रखनी है, थ्रू आउट ये जितनी भी हमारी डिस्कशन है, इस पूरी डिस्कशन में b इज नॉट इक्वल टू o, b नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, राइट। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इट इज सोली फॉर दोज सिस्टम इन विच b इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक ये जो सोल्यूशन कॉलम्स बनेगा ये आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें नॉन जीरो, जैसा कि यहाँ पे 2 11 16 नॉन जीरो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इस तरह के सिस्टम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो b किसी भी केस में यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो अच्छा, इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब सेकेंड केस है इफ ax इज इक्वल टू b सच दैट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड rank of AB is equal to number of variables, ठीक है। इन एचिलॉन फॉर्म हम बात करेंगे, ये एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद की बात है। इन एचिलॉन फॉर्म अगर आप इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें और उसे एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें, तो उसके बाद आप उसकी रोज को काउंट करें,
अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन एचिलॉन फॉर्म इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट, या नंबर ऑफ रोज जो बनती हैं उसकी इक्वल हो जाए, तो एट दैट मोमेंट हम क्या कहेंगे, एंड अच्छा जी, वो ए डिटर्मिनेंट हमने ऊपर डिस्कस कर दिया कि ए डिटर्मिनेंट 0 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जब हमने रिड्यूस किया एचिलॉन फॉर्म में तो उसकी जो रोज हैं या रैंक है उसका वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है। तो जब ये आपके पास ये केस होल्ड करेगा कि ए का डिटर्मिनेंट भी 0 है और जो रैंक आपने एचिलॉन फॉर्म में डिटरमिन किया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के या नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रहा है, तो जब ऐसा केस हो जाए तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट मतलब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, डज नॉट पोजेस एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, सिस्टम डज नॉट पोजेस एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन सिस्टम पोजेस नहीं करेगा इस केस में। तो ये केस जरा देख लें कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है और जब आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया तो वो नंबर ऑफ रोज और रैंक आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो एट दैट केस आप क्या कहेंगे कि सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, सिस्टम AX is equal to B possess non-unique solution if A का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो एंड रैंक ऑफ AB in echelon form, rank of AB in echelon form is equal to number of variables minus 1, यानी वेरिएबल से एक लेस होना चाहिए रैंक। ठीक है, तो एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें, मतलब ये कहने का सिंपल है कि लास्ट रो परफेक्टली 0 0 0 0 होनी चाहिए, यानी लास्ट रो के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए, तो तब इसका नॉन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो लेट वी सॉल्व इट फॉर दैट। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 रखना दैट इज नॉट सफिशिएंट, हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, उसे एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और आफ्टर दैट वी विल इंस्पेक्ट के व्हाट विल हैपन, राइट। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें इसका 1 4 लैम्डा 2 and this is 2 1 minus 2 11, this is 3 2 minus 2 और ये आ गया 16। तो ये अब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इस सिस्टम में हमने क्या करना है, इसको एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। देखें अब ये जो पहली रो है ये 1 को तो कंटेन कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये लेम्डा को भी कंटेन कर रही है। अगर हम इसको एज इट इज़ लेकर चले तो ये हमारे लिए ट्रबल्स क्रिएट कर सकती है। तो हम किसी और रो में 1 डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू मेक अवर प्रॉब्लम इजी। तो ये देखें ये इजी बन सकता है, आप जर्नल पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये अगर आप स्टेप कर लेंगे तो इससे आपका प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं इस रो में ना इसको माइनस करने लगा हूँ, 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 - 1 इट इज़ अगेन 1, -2 + 2 -2 + 2 इट इज़ 0 एंड 16 - 11 ये आ जाएगा आपके पास 5। तो ये हमने किया क्या, R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम एक और छोटा सा काम करेंगे कि लेम्डा वाली रो को बिल्कुल लास्ट में लेंगे, तो इस लास्ट रो को रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो के साथ, राइट। तो ये देखिएगा कैसे इंटरचेंज होगी रो। तो रो को इंटरचेंज कर दे 1 1 0 5 ये आ गई एंड दिस इज व्हाट 2 1 -2 11, इसको एज इट इज़ रहने दिया और ये लेम्डा वाली को हम ले आए नीचे। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब हमने इजीली क्या करना है, चीज़ों को लेकर चलना है इन जर्नल पैटर्न जो पहले हम करते रहे, हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके ऊपर काम करेंगे एंड वी विल अप्रोच द ऑप्टिमम स्टेज। तो अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट रो को पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज लिखें 1 1 0 राइट एंड 5। अब इस 1 के नीचे हमने 0 बनाना है,
2 को भी 0 बनाना है और 1 को भी 0 बनाना है। तो अब रो 2 को हम आउटसाइड ले आते हैं, रो 2 को इधर बाहर ले हैं, तो दैट इज व्हाट 2 1 माइनस 2 एंड इट इज 11। तो ये अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 रो 1 तो आ जाएगा 2 2 0 2 5 जा 10। तो ये अब आपके पास आ जाएगा माइनस, तो ये 0 -1 -2 और 1 आ गया। तो अब आपने करना ये 0 -1 -2 1 ये आ गया। अब लाइकवाइज आपने इसको ना लास्ट वाली रो में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दें, 1 -1 0 आ जाएगा, 4 -1 3 आ जाएगा एंड लेमडा -0 अगेन लेमडा आ जाएगा, 2 -5 इट इज व्हाट -3, राइट। तो ये यहां तक काम हो गया। अब इन दोनों ऑपरेशंस को लिखते हैं जो हमने परफॉर्म किया, R2 - 2 रो 1 एंड R3 - R1। ये दो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं, आप रफ में भी कर सकते हैं। अब इसको क्या आना चाहिए, यू नो दैट कि ये डायगोनल में 1 बनाना है और 1 के नीचे 0 बनाना है। एचिलॉन फॉर्म में डायगोनल में 1 बनाते हैं और 1 के नीचे 0 लेकर आने होते हैं। डायगोनल में 1 और 1 के नीचे 0, तो ये मल्टीप्लाई कर दें इसको माइनस के साथ, 0 3 लेमडा -3, राइट। तो ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया R2 के साथ। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो से, तो R 1 1 0 5 0 1 2 -1, तो ये आपके पास R3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 0 3 लेमडा -3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, राइट। R2 के 1 के नीचे 0 बना रहे हैं ना, तो 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ये आ गया आपके पास। तो ये 0 0 लेमडा -6 और -3 + 3 0 हो जाएगा, राइट। तो ये देख लें आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए या सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट रो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब देखें इसमें लेमडा वाली जो एक्सप्रेशन है उसको छोड़कर बाकी सारे 0 बन चुके हैं। अगर ऐसा हो जाए, देखें इस तरह का जो सिस्टम है जो होमोजीनियस नहीं है और उसका नॉन यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपने उसको इवेल्युएट करना है, तो इसमें आपने एचिलॉन फॉर्म में लेकर जाना है इसको, और उसमें लास्ट रो में तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए। एक एलिमेंट को छोड़ के जिसमें अननोन मौजूद है, मतलब लेमडा अवेलेबल है, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अब ज़रा देखिएगा, फॉर existence of या for non unique solution, ये लास्ट रो को पूरा 0 करना है, तो लेमडा -6 = 0, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, राइट। तो अब इस सेगमेंटेड मैट्रिक्स को हम अगेन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 0 5 0 1 2 -1 0 0 0 0। तो अब इसका रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन कौन सी हैं, 1 2, ये 2 नॉन जीरो रोज हैं, और टोटल रोज कितनी बनती है, 3। तो 3 से इसका जो रैंक है वो क्या आ रहा है, इसका रैंक अब अगर आप देखें ना, रैंक ऑफ ए बी, अगर आप रैंक देखें तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। रैंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। तीसरी रो में सारे जीरोज हैं, तो जिस रो में सारे जीरोज होते हैं रैंक के लिए उसको काउंट नहीं करते। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए आप उसे एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और उसके बाद नॉन जीरो रोज को काउंट कर लेते हैं, यानी उन रोज को काउंट कर लेते हैं जिनमें नॉन जीरो एलिमेंट एक भी एटलीस्ट हो, उसको हम काउंट करते हैं। जिसमें सारे जीरोज होंगे उस रो को रैंक में काउंट नहीं करेंगे। तो अब इसमें टोटल रोज देखें 3 है और रैंक इसका 2 है। मतलब ये वाली जो फॉर्म है कि जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ रोज में से एक लेस है, या नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है ना यहाँ पे, तो उन 3 में से एक लेस करें तो ये इसका रैंक आ जाता है। तो सो इट डज पोजेस नॉन यूनिक सोल्यूशन। तो अब नॉन यूनिक सोल्यूशन के लिए इसे दोबारा कन्वर्ट करेंगे। x1 यहाँ पे x1 x2 x3 में ये प्रॉब्लम है, तो x2 माइनस x3 देखिए यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज 0। तो x1 x2 और ये 0 x3 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 5। लाइकवाइज x2 प्लस 2 x3 इज इक्वल टू -1। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास, लेट x3 इज इक्वल टू t। तो t क्या है, t इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, हमारे पास आर्बिट्रेरी है, राइट। तो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1 आ गया।
अब इस क्वेश्चन को मैं पहले एज इट इज लिखूंगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1 और x3 इज इक्वल टू t हमने एज्यूम किया है। t क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी है, राइट। तो अब 1 2 में आप वैल्यूज पुट करें, पुट इनटू तो x2 आ जाएगा हमारे पास -1 -2t, राइट। ये x3 आ गया, x2 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है, बल्कि x2 को पुट करना है 1 में, पुट इन 1, ये 1 में पुट करें, x1 -1 -2t इज इक्वल टू 5, x1 इज इक्वल टू 2t प्लस 5 प्लस 1, तो यह आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2t प्लस 6। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस 6 एंड x2 -1 -2t एंड x3t। तो ये आपके पास आर्बिट्रेरी या नॉन यूनिक सोल्यूशन आ चुका है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अननोन और नॉन यूनिक सोल्यूशन के लिए आपने उसे इवैल्यूएट करना हो, तो उसमें आपने बहुत ही केयरफुली मूव करना है। अगर ज़रा सी भी आप इसमें यूँ कह लें कि मिसकॉन्सेप्शन शो करेंगे तो देन ये प्रॉब्लम आपके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा एंड आप इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जितने भी केसेस इसको इन क्वेश्चंस में डिस्कस हुए हैं उनको पहले अच्छे से आपने माइंड में सेट करके फिर आपने सोल्यूशन की तरफ मूव करना है, क्योंकि स्टूडेंट का आमतौर पर ये होता है कि वो डायरेक्टली सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से कई मिसकॉन्सेप्शंस लेकर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो सो आपने अवॉइड करना है मिसकॉन्सेप्शन से बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस या रूल्स केयरफुली। तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो ठीक आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ट अप होगी।